स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर। अब पढ़ना तो वैसे इसमें बहुत कुछ है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 11th में यही काइनेमेटिक्स नाम का एक प्राणी बनकर के आने वाला है। लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि मोशन पढ़ना क्यों है। पढ़ना इसलिए है, अब जैसे कि अभी कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, या धरती घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ये सब हम लोग जो बात किए हैं वो किस आधार पे किए होंगे? वो मोशन के आधार पे ही किए होंगे। तो उसके फील्ड में अगर हम लोग को जानकारी हो जाए तो गलत तो बिल्कुल नहीं है। तो उस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, यानी कि मोशन, रेस्ट, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, ये सभी भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसमें वैसे तो है टोटल 12 टॉपिक्स, जिसमें ऐसे रेस्ट एंड मोशन, स्केलर एंड वेक्टर एंड सो ऑन 12 टॉपिक्स है। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, शायद आप लोगों ने ले भी लिया होगा। अब जो है शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रेफरेंस पॉइंट। अब सपोज दैट नहीं, कुछ लोग को ऐसा है ना कि रेफरेंस पॉइंट भी समझ में नहीं आता है, और जिस वजह से रेस्ट एंड मोशन के बीच का डिफरेंस पता नहीं लगता है। तो रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल तो वैसे हम लोग का अर्थ ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग अर्थ को रिवॉल्व होते हुए नहीं देख पाते हैं, शायद इसलिए समझ में नहीं आएगा। वैसे फिर भी मैं बोल देता हूं। अब जैसे अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में अपने आप को नोटिस करें तो हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हमको अर्थ मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से जैसे कि अभी 12:30 हो रहा है रात का, तो 12:30 बजे हम लोग, अभी मैं यहीं खड़ा हूं, 5 मिनट बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा, तो इसका मतलब कि मैं मोशन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि अर्थ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर हूं। लेकिन वही कोई दूसरा प्राणी यानी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे खड़ा होकर के मुझे देखेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये यानी कि मैं मूव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके सामने तो अर्थ ही मूव कर रहा है। जब अर्थ ही मूव कर रहा है तो हम तो ऑलरेडी मूव करेंगे ही ना उस पर। तो ये सबसे पहले डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट। अब दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था, अर्थ वाला एग्जाम्पल बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसके लिए दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल, एकदम सुइटेबल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि अब एक ट्रेन है और 3 आदमी है। कितने आदमी है? 3 आदमी है। 2 ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, सामने नहीं है, एक्चुअली सामने ही है, मतलब कि एक दूसरे के सामने। एक इधर बैठा है तो एक इधर बैठा है, आप लोग एज्यूम कर ही लिए होंगे। और एक आदमी ट्रेन के बाहर है, यानी कि प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा है। बाहर से जब वो देखेगा तो अगर सपोज डेट 12:30 AM में अगर ट्रेन रुका हुआ है और 12:35 में अगर ट्रेन चलने लगा, तो बाहर वाले के लिए वो दोनों इंसान भी चलने लगेगा, क्योंकि वो दोनों इंसान ट्रेन में ही बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर रेफरेंस पॉइंट अगर हम बाहर वाले आदमी को माने हैं, तो दोनों फिर मोशन में है। लेकिन ट्रेन के अंदर का सीन अब बात करते हैं। ट्रेन के अंदर हम इधर बैठे हैं, एक सामने आदमी उधर से बैठा है। ट्रेन ऐसे है, ट्रेन जा रहा है, लेकिन हम खिड़की के बाहर देख ही नहीं रहे हैं, हम ये आदमी को देख रहे हैं। 12:30 बजे भी ये मेरे सामने था, 12:35 में भी ये मनहूस शक्ल वाला आदमी मेरे सामने ही बैठा है। तो इसका मतलब 5 मिनट में वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। इसका मतलब क्या चीज में है? वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बताने के लिए एक डायग्राम मैं बनाता हूं। अब जैसे कि यहां पे एक ट्रेन है, 5 सेकेंड के बाद ट्रेन यहां आने वाला है। इसमें 2 आदमी हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। और 5 सेकेंड के बाद भी ये दोनों आदमी तो वही रहने वाला है, कहीं जा तो नहीं रहा है, ए और बी। लेकिन तीसरा आदमी जो बाहर है, चलिए अब यहां से देखते हैं। 12:30 बजे यहां पे ट्रेन है और 12:35 में ट्रेन यहां पे है। तो जब ये आदमी, यानी कि जब ये रेफरेंस पॉइंट है, फर्स्ट केस में हम लोग ने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना है। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके हिसाब से 5 मिनट के बाद ट्रेन यहां रहेगा, तो ऑफ कोर्स आदमी भी वहां रहेगा। तो इसके हिसाब से ये दोनों आदमी का अगर हम पूछे कि ये दोनों आदमी इसके हिसाब से रेस्ट में हुआ या मोशन में, तो बिल्कुल मोशन में हुआ, क्योंकि 5 मिनट पहले
इसके बीच का दूरी काफी कम था, लेकिन 5 मिनट के बाद डिस्टेंस यानी कि दूरी दोनों के बीच का बढ़ गया है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये दोनों इंसान मोशन में है। लेकिन अगर हम इस दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मान ले, इसको भूल जाओ, इस दोनों में से किसी एक को रेफरेंस माने, सपोज दैट ए जो बी को देख रहा है और बी ए को देख रहा है, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर ए कहां बात करे तो ये दोनों यहां पे भी रेस्ट में है, क्योंकि ये दोनों के बीच में 12:30 में भी 5 मीटर का ही गैप था और 12:35 में भी 5 मीटर का ही गैप है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। उम्मीद है रेफरेंस पॉइंट का मतलब तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन क्या है? तो समय बीतने के बाद भी अगर आदमी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है, लेकिन अगर समय बीतने के साथ आदमी का पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब वो मोशन में है। अगर इंग्लिश में इस बात को लिखना हुआ तो इफ टाइम इज चेंजिंग बट आवर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग देन द बॉडी इज इन रेस्ट, बट इफ टाइम इज चेंजिंग एंड ऑल्सो पोजीशन इज चेंजिंग देन द बॉडी इज इन मोशन। लिख लेंगे इसको, काफी सिंपल है, दोबारा सुन करके लिख जरूर लेना। लेकिन उसके बाद है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो हम लोग के पास एक मिनट, हाँ, सेकेंड टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। एक्चुअली ये तो टॉपिक है 11th का, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स इसके बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि स्केलर और वेक्टर हम लोग यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे केवल एक ही मोटो है, और वो ये जानना कि हम लोग को कैलकुलेट करना कौन सा ज्यादा आसान है और कौन सा ज्यादा मुश्किल है। स्केलर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना काफी इजी होता है, मतलब क्वाइट सिंपल, लेकिन थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी 2-3 मिनट में पता चल जाएगा। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी जो है वो आपका वैसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। अब जैसे अभी कोई बोला मैं खेत में काम करके आया, बस हो गया। कहाँ काम किए, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कितना देर काम किए, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम बोल के आए कि आज मैं 5 किलोमीटर चला, जैसे ही अगर ये 5 किलोमीटर चला अगर बोलेंगे, अगर सामने वाला हमसे ये पूछ दिया कि 5 किलोमीटर आप किधर से चल के आए हैं, समस्या वहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे ही पूछा कि किधर से आए हैं, कहां से आए हैं, समस्या वहीं से शुरू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब उसको डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी बताना होगा, किधर से चल के आ रहा है। तो मतलब ऐसा कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करना पड़े वो है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए वो है स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे कोई सिर्फ बोला 5 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं, इट्स ओके। अगर सामने वाला कुछ नहीं पूछा तो मैग्नीट्यूड से अगर काम चल रहा है तो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही सामने वाला ये पूछ दिया कि किधर से आ रहे हैं तो डायरेक्शन इंक्लूड हो गया, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो गया, तो फिर उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर में क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, मतलब सिर्फ वैल्यू, अब जिसका भी वैल्यू हो। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी काम बराबर पड़ता है, दोनों जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसलिए वेक्टर को सॉल्व करने में ये डायरेक्शन दिक्कत देता है बाद में, इन फ्यूचर 11th क्लास में। हम लोग क्योंकि 9th में भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं करेगा, हम लोग यहाँ पे दोनों को सिमिलर मान के चलते हैं। लेकिन अगर 11th में अगर बात कर रहे होते तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं इसका। आज हम बहुत काम किए, काम तो सिर्फ काम होता है, अब क्या काम किए, किस डायरेक्शन में किए, नहीं किए, कोई नहीं पूछता है। इसका मतलब काम करने का जो प्रोसेस है वो किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। आज हम
जल्दी से घर आ गए, यानी कि समय कम लिए, तो टाइम किस में आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में आएगा। टाइम किस डायरेक्शन में चला, क्या क्या, ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता है। ये एवेंजर्स का शूटिंग नहीं हो रहा है जो हम लोग टाइम में वापस भी जा सकते हैं। तो टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, उसमें तो डायरेक्शन का बात ही नहीं करना एक्चुअली। तो टाइम जो है वो किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। लेकिन अब हम एक वेक्टर का भी एग्जांपल दे देते हैं। वेक्टर का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वह हम लोग का फोर्स। आज हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए, सामने वाला जरूर पूछेगा कहां लगाए, दीवार पे लगाए, फर्श पे लगाए, बोर्ड पे लगाए, कुछ लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, जरूर पूछेगा। किसी को बोल के देख लेना। 5 न्यूटन फोर्स लगाए, जैसे ही बोलोगे सामने वाला तुरंत पूछेगा कहां। तो फोर्स किस क्वांटिटी में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे कि उस हिसाब से वेक्टर वैसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, जैसे फोर्स का भी एग्जांपल दिए, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे टाइम का एग्जांपल दिए, जैसे वर्क का एग्जांपल दिए। चलिए, ये टॉपिक बहुत ही आसान था, क्लियर है। डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली क्यों बड़ा से लिखने का है। द क्वांटिटी which involves magnitude only, बस हो गया। वेक्टर क्वांटिटी में द क्वांटिटी विच, अब इन्वॉल्व्स की जगह हम नीड्स भी लिख सकते हैं, विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हो गया, क्वाइट सिंपल। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, और भी बहुत सारा है लेकिन इतना काफी है। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ईटीसी, दैट्स ऑल। तो ये था डेफिनेशन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का। आप पॉज करके बाद में लिख सकते हैं। चलिए, अब हमको लग रहा है कि रेस्ट एंड मोशन का भी डेफिनेशन लिखाई देना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि पीछे हम लोग नहीं लिखे थे, तो अभी हम लिख देते हैं इसको मिटा करके। हाँ, तो थोड़ा देर पहले जो रेस्ट एंड मोशन के डेफिनेशन का बात कर रहे थे वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। रेस्ट का डेफिनेशन और मोशन का डेफिनेशन तो काफी इजी है। When position does not change with respect to, ये एब्रिविएशन जो है वो with respect to का है, शायद पहले भी पाला पड़ा होगा। with respect to time, और जिसमें पोजीशन चेंज करेगा वो मोशन है, दैट्स ऑल। अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।